आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं सेट नंबर 2 और इसमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को दम लगा के शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। और आज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आ जाइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। पूछा गया है कि कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव हासिल होगा। कहा है किसी ने कि खामोशी इतनी मेहनत से करो कि आपकी तरक्की शोर मचा दे, है ना। तो दोस्तों आप सभी को मेहनत करनी है और बेहतरीन तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, एकदम मोटिवेशनल होकर रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है। अगर आपको हार का सामना हुआ तो आप या तो लक्ष्य हासिल करेंगे या अनुभव को हासिल करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अनुभव से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं होती। आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी को नोट डाउन करना है, इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं। जी हाँ मित्रों, पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका आंसर कीजिए। अगर आप सभी ने पॉलिटी पढ़ी है तो आपके सामने यह क्वेश्चन आया होगा और आप इसका क्वेश्चन आंसर करिए। आप सभी लोग धुरंधर हैं पॉलिटी में, तो आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए जल्दी से। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पूछा गया है भारत का संविधान, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व, क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो भारत के राष्ट्रीय स्मारक हैं, जिनमें हम बात करें जैसे ताजमहल है ना, और लाल किला है, जो स्मारक होते हैं, स्थान होते हैं, कोई भी वस्तु होती है, उन सभी को अगर हम बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 49 में। किसमें मित्रों? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको हुबहू यही आपको यहां पर दिखेगा कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक और स्थान होते हैं उनको भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 49 में। ठीक है। अगर आप वहीं पर देखें कि अनुच्छेद 48 कौन सा मित्रों? अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है, तो आप यहां पर नोट डाउन करेंगे कि जितने भी हमारे कृषि पशुपालन संगठन, ये इसमें निहित है। कृषि और पशुपालन संगठन किसमें निहित है? तो 48 अनुच्छेद 48 में ये सभी के सभी अनुच्छेद में निहित हैं, कृषि और अनुपालन, पशुपालन। ठीक है मित्रों। अब वहीं पर आप लोग देख सकते हैं 48A, तो आर्टिकल 48A में क्या निहित है, तो इसको आप नोट डाउन करिए कि 48 में क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 48 में पर्यावरण, क्या मित्रों? पर्यावरण वन एवं वन्य जीव, इनका संरक्षण, क्या मित्रों? पर्यावरण वन वन्य जीव, इन सभी का संरक्षण किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 48A में दिया गया है। किसमें दिया गया है मित्रों? आर्टिकल 48A में ये हमें बताया गया है कि वन्य और वन्य जीव संरक्षण। वहीं पर एक आपको दिख रहा है 50, कौन सा मित्रों? आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 की यदि हम बात करें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या दिया गया है? तो कार्यपालिका, क्या मित्रों? कार्यपालिका और यहीं पर आपको याद रखना है न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण किया गया है वो किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 50 के द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। ठीक है मित्रों, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करना है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल कौन सा? 49। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है मित्रों। 50 में आपको याद रखना है कि न्यायालय और न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया है आर्टिकल 50 से। ठीक है मित्रों, ये बात आप याद रखेंगे। वहीं पर आपको याद रखना है कि 48 में कृषि, पशुपालन और संगठन, ये सारे के सारे किसमें निहित हैं? तो 48 अनुच्छेद 48 में। ठीक है। 49 में आपको याद रखना है, ये सारी बातें बताई गई हैं जो क्वेश्चन में दी हैं। आप इन सभी को नोट डाउन करिए मेरे साथ।
हाथ में पेन रखिए और कॉपी लीजिए और अपनी सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी आएगा जब हाथ में पेंसिल होगी और सामने कॉपी रखी होगी। आपकी एकाग्रता बढ़ाएगी आपकी पेंसिल, और आपकी जब एकाग्रता बढ़ेगी तो आप बेहतरीन तरीके से नोट बनाएंगे और उनको याद भी कर सकेंगे। तो एक बार बढ़िया से करिए ऐसा काम, देखिए आपको कितना मजा आता है। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा वो काफी होशियार होगा पॉलिटी में, और उसने काफी अच्छे से ये पॉलिटी पढ़ी भी होगी। तो इसका आंसर कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर इसके भी आपको मजेदार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो आपको नोट डाउन करने हैं। बताइए मित्रों, साथियों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। लगता है आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं है क्या। इतने सरल आंसर दीजिए, इसका काफी सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बेहतरीन तरीके से जानना चाहिए। ये भारतीय संविधान की बात हो रही है इसमें। चौधरी सर्वेंद्र यादव, ऑप्शन सी इनका आया है, ऑप्शन सी चौधरी सर्वेंद्र यादव। और कोई इसका आंसर करेगा क्या। जी हां, सर्वेंद्र यादव जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर। क्या होगा मित्रों इसका आंसर, 26 नवंबर। जी हां मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर। तो आप सभी को अगर 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। एक, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, अपनाएगा। क्या मित्रों, अपनाया गया। ये 3 पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, अपनाया गया। दूसरा पॉइंट यहीं पर आपको याद रखना है, अंगीकृत। कौन सा मित्रों, अंगीकृत। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है यहीं पर कि इसे कब पारित किया गया। तो यहां पर आपसे ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नंबर 1 कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, और भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। तो मित्रों आप सभी को याद रखना है कि ये तीनों पॉइंटों का आंसर क्या होगा। इन तीनों पॉइंटों का आंसर हमेशा के हमेशा क्या होगा, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया और इसे इसी दिन पारित किया गया था। वहीं पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसको लागू कब किया गया था। तो इसको लागू किया गया था, आपको बता दूं कब, तो 26 जनवरी। कब मित्रों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, और हमसे यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। जबकि आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में, मुझे बताइएगा कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे या कितने अनुच्छेद थे, ये मुझे आंसर बताइए। और इसके बाद मैं आपको एक बेहतरीन सी बात बताऊंगा। इसका आंसर बताइए पहले कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। बताइए इसका आंसर, कौन करेगा इसका आंसर। विद्याराम, श्याम सुंदर, ए एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे। विद्याराम जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आकाश राजपूत 395, राइट एकदम। जी हां आकाश जी, आपका आंसर एकदम सही है कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, 395। और वर्तमान समय में अगर आपसे बात करूं, जो पॉइंट आपको नोट रखना है कि वर्तमान समय में भी भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395। अगर आपके ऑप्शन में 395 दिया हो तो आपको 395 ही टिक करना है, क्योंकि अभी तक कोई भी संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई भी आर्टिकल बढ़ाया गया है, जो उसके सब आर्टिकल होते हैं, लेकिन वो किसमें काउंट होगा, आर्टिकल में ही काउंट होगा, वो कहीं भी अलग काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका 19A, जैसे मैंने बताया आपको 19A, इसी प्रकार से मैंने पिछली क्वेश्चन बताया था आपको कौन सा, तो आपको बताया था 48A, है ना। तो ये सब क्लॉज हैं इसके, लेकिन काउंट किसमें होंगे, टोटल में ही। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया और कब पारित किया गया, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं 26 नवंबर 1949 को। ठीक है मित्रों, बताइए आगे बढ़े। समझ में आया क्वेश्चन एकदम। आकाश राजपूत 395, जी हां एकदम राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बताइए और इसमें आपको बताऊंगा बुद्ध पर।
बुद्ध जी पर कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसका आंसर कीजिए, कौन करेगा इसका आंसर? इसका आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो भी बताएगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन आया है पहले, बी आकाश राजपूत, बी। उसके बाद मनोज कुमार, ए। जी हां मित्रों, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए मित्रों, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं और आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को। इसके सभी नोटों को आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है? पूछा गया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसके द्वारा? तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपना सबसे पहला उपदेश कहां दिया गया था? तो सारनाथ में। कहां पर दिया गया था? सारनाथ में। ठीक है मित्रों, सारनाथ में यह दिया गया था पहला उपदेश। और पहले उपदेश की इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले उपदेश की इस क्रिया को नाम से जाना जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इस क्रिया को जाना जाता है। ठीक है मित्रों, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ ऐसे स्पेशल फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और एक छोटे से क्वेश्चन में आपको इतनी सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं, इन्हें नोट डाउन करिए। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध। कौन मित्रों? गौतम बुद्ध। मैं चेंज कर लूं कलर एक बार, उसके बाद आपको बताता हूं सारे पॉइंट। तो गौतम बुद्ध, देखिएगा गौतम बुद्ध से संबंधित ये सारे फैक्ट नोट डाउन कीजिए। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, यानी लाइट ऑफ एशिया। किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। किस नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज। ठीक है, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो कुछ लोगों का मानना है इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कब मित्रों? 563 बीसी में। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म कब हुआ था? 566 बीसी में। ठीक है मित्रों, ये बात आप याद रखेंगे। लाइट ऑफ एशिया, आकाश राजपूत। भावना यादव, बी राइट आंसर है आपका, भावना यादव जी। ठीक है, वहीं पर आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो कपिलवस्तु में। कहां पर मित्रों? कपिलवस्तु। कहां पर? कपिलवस्तु। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। और ये कपिलवस्तु कहां पर पड़ता है? तो नेपाल में। कहां पर मित्रों? नेपाल में यह स्थान पड़ता है कपिलवस्तु, लुम्बिनी। ठीक है मित्रों, लुम्बिनी 563 बीसी, आकाश राजपूत। लेकिन एनसीईआरटी में अगर हम बात है, एनसीईआरटी में इसको मान्यता दी गई है। लेकिन अगर आपके सामने इन दोनों में से कोई सा भी आता है तो इन दोनों में से आप टिक करिएगा 563 या 566 बीसी। ओके आकाश यादव जी, यदि इसमें कोई भी आता है, आकाश राजपूत जी, 563 भी हो सकता है, 566 भी हो सकता है, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नए पेज पे आपको लिए चलता हूं। देखिए मित्रों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी माताजी का नाम क्या था? इनकी माताजी का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। इनका लालन पालन इनका माताजी ने किया था, क्योंकि इनकी माता की क्या हो गई थी? इनकी माता का मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो मां थी या मौसी थी इनकी, कौन? इनकी मौसी ने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था इनका लालन पालन। ठीक है, इनकी मौसी ने क्या किया था? इनका लालन पालन किया था। और उनका नाम था महाप्रजापति। क्या नाम था? मौसी का नाम क्या था? इनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति। महाप्रजापति, इनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति। ठीक है मित्रों, इनकी मौसी ने क्या किया था? इनका लालन पालन किया था। और 16 वर्ष की अवस्था में, कब मित्रों? तो 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। किनकी? 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में, कब मित्रों? 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई।
किसके साथ? तो इनकी शादी हुई, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था मित्रों? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनका एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था मित्रों? इनका पुत्र था हुआ, इनका नाम था राहुल। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया इन्होंने। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को किस नाम से जाना गया? बताइए मुझे। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को किस नाम से जाना गया? गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना गया? गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना गया? तो गृह त्याग की जो घटना थी वो क्या थी? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण। जहीं पर इनका पहला उपदेश, यह किस नाम से जाना गया? पहला उपदेश। पहला उपदेश किस नाम से जाना गया? तो पहला उपदेश इनका किस नाम से जाना गया? धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। वहीं पर हम बात करें कि इनकी मृत्यु, या इनका पहला हम जान लेते हैं कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान प्राप्ति, यह घटना किस नाम से जानी जाती है? ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति किस नाम से जानी जाती है? निर्वाण। इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त किया? निर्वाण प्राप्त किया या ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, वहीं पर हम बात करें इनकी मृत्यु किस नाम से जानी जाती है? तो मृत्यु को जाना जाता है महापरिनिर्वाण। किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से किसे जाना जाता है? मृत्यु को। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी 4 बौद्ध संगतियां भी हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां भी हुई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिस सारथी के, ये बहुत सारे पॉइंट हैं आपके लिए, इन सारे पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। बढ़ते रहिए धीरे धीरे। आज की जो हमारे क्वेश्चन है इन्हें लगाइए और उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कीजिए और इसमें भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कीजिए। पूछा गया है कि जनवरी 1958 में कोई लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग तक चले गए। कहां तक चले गए? दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। अच्छा, पूछा गया है कि लॉर्ड कैनिंग जो थे कहां तक गए थे जब दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत तक, कहां तक गए थे? यह पूछा गया है। राधे राधे, राधे राधे अनूप जी, राधे राधे। ब्रजवासी हैं हम सभी लोग, राधे राधे बोलेंगे, जरूर बोलेंगे राधे राधे। इसका आंसर कीजिए अनूप जी, इसका आंसर कीजिए। कौन करेगा इसका आंसर? तो आइए जानते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आप सभी लोग जानते हैं भारत के पहले वायसराय। कौन मित्रों? भारत के पहले वायसराय बनकर कौन आए 1958 में? तो ये आए थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और जब दिल्ली डिवीजन हुआ था तो इसने क्या किया था? ये इलाहाबाद तक, कहां तक? ये इलाहाबाद तक पहुंच गए थे और इसका गठन किया था। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि लॉर्ड कैनिंग, आप सभी को मालूम है कि सिपाही विद्रोह, जिसे हम जानते हैं 1857 की क्रांति के नाम से, कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, 1857 की क्रांति। ठीक है, तब ये क्या थे? तो यहां के थे वायसराय, माफ करना, ये थे गवर्नर जनरल। कौन थे मित्रों? गवर्नर जनरल। कौन थे? तो गवर्नर जनरल। कौन थे? गवर्नर जनरल। लेकिन उसके कुछ समय बाद, कब मित्रों? तो 1958 में। कब? 1958 में ये भारत के पहले यानी ब्रिटेन के प्रतिनिधि बनकर आए थे। और ब्रिटेन के प्रतिनिधि कौन होते थे? वायसराय। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम वायसराय कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है वो कौन थे। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे मित्रों? ये पहले वायसराय थे जो भारत में वायसराय बनकर आए थे। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो पहले वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। पहले वायसराय, वायसराय कौन थे? यही थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनूप डी, सही है, समझ में आया? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। आइए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी अपने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट बताऊंगा, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा।
उत्तर प्रदेश से संबंधित ये सारे फैक्ट अगर आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं तो 100% आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। गोपाल कुमार, राधे राधे जी, राधे राधे गोपाल जी, राधे राधे, सभी को राधे राधे। बताइए इसका आंसर, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? कोई है? मां का मगरमच्छ, पापा की परी, कौन है इसका आंसर? कौन बताएगा? यहां तो सब मामी के मगरमच्छी दिख रहे हैं मुझे। आकाश राजपूत, अनूप मिश्रा, गोपाल यादव। सर साफ नहीं दिख रहा। आपने मोबाइल की आप क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ी सी, आपने 144 पे लगाया होगा, इसे आप थोड़ा बढ़ाइए, 360 कर लीजिए, ठीक है, तो आपको थोड़ा साफ दिखने लगेगा शायद, या थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। आइए, हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? अच्छा जी, उमा कुमारी जी आई हैं, उमा कुमारी जी भी बता रही है इसका आंसर, 9 नवंबर 2000। अच्छा जी, सर 2000 तो पता है पर डेट नहीं। आकाश राजपूत, हाँ सही जा रहे हैं आप, 50% आप सही जा रहे हैं, चलो 50% हम आपको सही करेंगे। गोपाल कुमार, 9 नवंबर 2000, वेरी गुड गोपाल जी, उमा जी, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 9 नवंबर, क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर। क्या होगा? 9 नवंबर। अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। कौन अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। इसी में आपको याद रखना है बिहार से कौन अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। कौन अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसी के साथ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन से? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है। और लास्ट टाइम आपको बताया है 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा? तो ये था तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? गोपाल सही है पक्का, हाँ एकदम सही है। आकाश जी एकदम सही है। बताइए मुझे इसका आंसर, बताइए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा गोपाल जी, बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है आंध्र प्रदेश। कहां से? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कौन? तेलंगाना। और भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? यही है, ठीक है। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना। अगर हम बात करें कि कुल अभी हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो कुल देश में राज्य है 28, ठीक है, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो ये है 8, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन? आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग, ठीक है। इसका आंसर बताइए। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें से एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। इसका आंसर बताइए। यूपी का आपको बहुत अच्छा रिवीजन कराने वाला हूं इस क्वेश्चन में। यूपी का बेहतरीन सा आपको एक रिवीजन लगवाऊंगा और आप भी कहेंगे कि हाँ यूपी आपने पढ़ी है, ठीक है। आपको यूपी जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए पहले कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है? थोड़ा बड़े करना, दिखाई नहीं। अनूप मिश्रा सी, ख्याल डी, गोपाल जी डी, गोपाल जी आंसर कर रहे हैं डी। जी हाँ, एकदम राइट आंसर आपका गोपाल जी। आपने अब तक सारे क्वेश्चनों के आंसर लगभग सही दिए हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सही है। चरकुला नृत्य, ये कैसा नृत्य है? तो यहां पर महिला घूंघट काढ़े नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड रखती है और कितने? तो 108 लैंप रखकर इसमें नृत्य किया जाता है,
ठीक है। अब उत्तर प्रदेश, अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर डेट पे नहीं कहा जाते हैं, डेट पर जाते हैं। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कितने? 8 राज्यों से, एक देश से लगती है, एक देश से लगती है, और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप सभी को याद रखना है, उत्तराखंड, ठीक है, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसी के साथ आपको याद रखना है हरियाणा के बाद राजस्थान, कौन सा? राजस्थान, इसी के साथ मध्य प्रदेश, एमपी, इसी के साथ आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड, कौन सा मित्रों? झारखंड, ठीक है। एक देश कौन सा है? तो ये है नेपाल, कौन सा मित्रों? नेपाल। और यूनियन टेरिटरी आप सभी लोग जानते हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का कुछ क्षेत्र किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी के साथ कि उत्तर प्रदेश, आइए उत्तर प्रदेश से की संबंधित और फैक्ट आपको नोट डाउन कराता हूं। पढ़े तो होंगे आपने, लेकिन इसका रिवीजन स्टैटिक क्लास में ऐसे ही होता है। ये उत्तर प्रदेश है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो आपसे पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, इसका आंसर कैसे करेंगे आप सभी लोग? तो आइए देखते हैं। तो मित्रों आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्वी राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? पूर्वी राज्य है हमारा बलिया। कौन सा है मित्रों? बलिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य कौन सा है? बलिया। दक्षिणी राज्य आपका नाम याद रखना है सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि अपना ये कौन सा है, ये है अपना शामली, ठीक है, शामली। पश्चिमी में कौन सा है? शामली। और आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ में कौन सा है, तो नॉर्थ में आप सभी को याद रखना है, नॉर्थ का हमारा एकमात्र राज्य है जो सबसे ऊपर है, नॉर्थ में हमारा सबसे ऊपर है सहारनपुर। कौन सा मित्रों? सहारनपुर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम, कहां से? पूरब से पश्चिम, इसकी लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। कितनी? 650 किलोमीटर। और पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो आपको याद रखनी है 250 किलोमीटर। कितनी? 250 किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपको क्या याद रखना है? तो इसी के साथ आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो इसको पॉइंट को भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी कितनी है? तो ये आंकड़े भी आप नोट डाउन करिए। तो लोकसभा सीटों की संख्या आप सभी लोग जानते कितनी है? 80। कितनी है मित्रों? 80। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा सीटों की संख्या 31। विधानसभा सीटों की संख्या आप सभी को मालूम है 403 या 402 प्लस 1। इसी के साथ विधानसभा की सीटें कितनी है? विधान परिषद की सीटें कितनी है हमारे इधर? तो अपने जहां है विधानसभा की सीटें हैं, ये हैं 100। विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। इसी के साथ आपको एक आंकड़ा और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो आप सभी को याद रखना है 21 करोड़ 98 लाख। कितने मित्रों? 21 करोड़। ट्रिक मित्र पर गमछा झाड़, अच्छा गोपाल जी, हाँ, ट्रिक मित्र पर गमछा झाड़। 98,12,314, ठीक है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको याद रखना है कितना है? 2,40,940, 2,40,928। कितना? 2 लाख कितना है मित्रों? 2,40,928। ये क्या है? कुल क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये लोकसभा राज्यसभा की सीटें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड, यहां पकड़ लीजिए लेड, किसका मित्रों? लेड का चिन्ह है, बताइए इसका आंसर बताइए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बताएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लेड का चिन्ह है?
बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लेड का चिन्ह है? डी, ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका सही है एकदम। वो उन्होंने लिख गलत दिया था टाइपिस्ट जी ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉयड। ठीक है, इसे बोलते क्या है? तो प्लम बम। क्या बोलते हैं इसे? प्लम बम। क्या बोलते हैं? प्लम बम। ठीक है, जबकि इसका सूत्र क्या होता है? तो इसको डिनोट करने के लिए होता है पीवी। वहीं पर के क्या है हमारा? तो के आप सभी को याद रखना है, के है हमारा पोटेशियम। क्या है मित्रों? के है हमारा पोटेशियम। एयू क्या है हमारा? तो गोल्ड यानी सोना। क्या है? सोना। ये क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम क्या है मित्रों? पोटेशियम। और यहीं पर आपको Na याद रखना है। Na क्या है हमारा? तो ये है सोडियम। क्या है मित्रों? सोडियम। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लम बम। ठीक है, लेकिन इसका डिनोट करने के लिए क्या होता है? तो इसका डिनोट करने के लिए होता है पीवी। ठीक है, लेड। लेड को डिनोट करने के लिए क्या होता है? पीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सी, फैसल खान। सी, फैसल खान जी सी बता रहे हैं। सी, प्रविंदर राजपूत। सी, अशोक कश्यप। ए, उमा कुमारी। ए। हाँ, आप सभी लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं। उमा कुमारी जी आपका राइट आंसर है। एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। वहीं पर आपको याद रखना है कि लुई पाश्चर। कौन मित्रों? लुई पाश्चर जी के द्वारा क्या किया गया था? तो लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। किसके? रेबीज। और रेबीज किसके काटने पर होता है? कुत्ते बंदर के काटने पर क्या होता है? रेबीज। और जब रेबीज हमें हो जाता है तो उस समय कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया जब हो जाता है तो इसमें हमें क्या होता है? पानी से डर लगता है। क्या होता है मित्रों? पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, और रेबीज मुक्त पहला आपको पता है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। कौन है मित्रों? रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? जी हाँ मित्रों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न कौन सा रोग नहीं है? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दाद। ये दाद कैसे होता है? तो ये फंगस। क्या होता है? फंगस। ये क्या है? फंगस से होने वाले रोग हैं, यानी फफूंद से होने वाले रोग हैं। ठीक है मित्रों, वहीं पर डेंगू, प्लाज्मोडियम, है ना, जीका, ये भी होता है। जीका वायरस सबसे ज्यादा चल रहा था अभी बीच में, जीका वायरस। और चिकनगुनिया तो फेमस है मच्छर के लिए। ठीक है, जबकि दाद किससे होता है? ये होता है फंगस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जीएसटी बिल कौन सा मित्रों? जीएसटी बिल। क्या पूछा गया है? जीएसटी बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, किस राज्य में पारित किया गया था? इसका आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसका आंसर कीजिए। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। कौन सा मित्रों? असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी, भारतीय संविधान संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया था। ठीक है, लगभग ज्यादातर जीएसटी में क्या किया गया था? तो जीएसटी में कुछ करों को मिलाकर एक कर बना दिया गया था। ठीक है, जीएसटी। और कौन से संविधान संशोधन? तो 101वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था। कब? तो 1 जुलाई 2017। ठीक है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 2017। तो आज के हमारे सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, लगा हो कि कुछ आपको कंटेंट दिया गया है, तो इस वीडियो को और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है मित्रों, और इसी प्रकार से आप सभी के लिए जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को आपको रिलेट करके बताता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को एक बार लाइक करना, और चैनल पर यदि नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। इसी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।